नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात का? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 के समय का पूछा गया है। उस वक्त हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। हरियाणा पंजाब का हिस्सा 1858 से लेकर 1966 तक रहा है। 1803 की संधि आपसे बार बार पूछी जाती है। 1803 से पहले हरियाणा पर अलग अलग रियासतों का शासन चलता रहा। 1803 के अंदर सर्जेन गांव की संधि के तहत माधवराज सिंधिया ने हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया था। उसके बाद 1833-34 के अंदर हरियाणा को उत्तर प्रदेश का अंग बना दिया गया, आगरा को राजधानी बनाया गया। लेकिन उसी दौरान 1857 की क्रांति हुई। क्रांति में ज़्यादातर हिस्सा जो था वो हरियाणा का बहुत बड़ा रोल था। इसी वजह से अंग्रेजों को लगा कि हरियाणा पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और उन्होंने हरियाणा को 1858 में चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत पंजाब के अंदर मिला दिया था और पंजाब के अंदर 1858 से लेकर 1966 तक हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना 18वें नंबर का क्वेश्चन है, 2019 के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी? ऑप्शन ए जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर एनसीपी। वो सभी को पता है दोस्तों, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी की सरकार बनेगी और वर्तमान में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। और बीजेपी को उस वक्त कितनी सीटें मिली थी दोस्तों? जो 2019 का इलेक्शन था, बीजेपी को 40 सीटें मिली, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी है उसको 10 सीटें मिली, हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 मिली थी, आईएनएलडी को भी 1 मिली थी और 7 सीटें वहां पर अन्य को मिली थी। तो सबसे बड़ी पार्टी जो उभरी वो बीजेपी के तौर पर ही उभरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरालंपिक रजत पदक विजेता खालिस्तान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं और वो सोनीपत की रहने वाली हैं। ऑप्शन ए देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, एकता भ्याना या फिर करम ज्योति दलाल। तो दोस्तों आप सभी जानते हो दीपा मलिक पैरालंपिक रजत पदक विजेता हैं और उन्हीं को राजीव गांधी पुरस्कार मिला था और वो भारतीय जो महिला पैरा एथलीट हैं और वो सोनीपत की रहने वाली हैं। वो कौन है? दीपा मलिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं? अर्थात हरियाणा में मारुति का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? हरियाणा के अंदर मारुति का प्रोडक्शन 2 जगह पर होता है, एक प्रॉपर गुड़गांव के अंदर और दूसरा प्लांट उनका गुरुग्राम के ही मानेसर के अंदर है। कहाँ कहाँ पर? एक प्रॉपर गुरुग्राम के अंदर है और दूसरा गुरुग्राम का ही मानेसर के अंदर मारुति का है जो प्रोडक्शन का प्लांट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है और उनका नाम खालिस्तान है? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक या फिर विनेश फोगाट। तो दोस्तों ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? वो थी साक्षी मलिक और एक पेपर के अंदर साक्षी मलिक का नाम, वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी पूछी गई थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 3 सितंबर 1992 और दोस्तों ये रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का निर्माण खालिस्तान में करवाया जा रहा है। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन देखिए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र या फिर बल्लभगढ़। तो दोस्तों राजा नाहर सिंह जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है वो फरीदाबाद के अंदर है। राजा नाहर सिंह को आप सभी जानते ही होंगे। राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। 1829 के आसपास वो बल्लभगढ़ रियासत के शासक बने थे। बल्लभगढ़ फरीदाबाद का ही अंग है। 1829 के आसपास वो शासक बने थे। उन्होंने दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर से 1857 की क्रांति के वक्त उन्होंने मित्रता की, अपने सैनिक भेजकर दिल्ली को अंग्रेजों से मुक्त करवाया। इसी वजह से वो अंग्रेजों के निशाने पर आ गए। अंग्रेज जो अधिकारी था उन्होंने, एक अंग्रेज अधिकारी सावर्ज नाम आता है, बार बार पूछा जाता है, उनको बंधक बना लिया गया और उनको घुड़साल के अंदर बंधक बनाकर रखा गया था। इन्हें 9 जनवरी 1858 को सरेआम
जो फांसी थी वो चांदनी चौक के, दिल्ली का चांदनी चौक आपने सुना होगा दोस्तों, बिल्कुल सरेआम फांसी लटका दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणवी संगीत शैलियों, रागनियों और सांग के लिए खालिस्तान नामक सम्मान दिया गया है। ऑप्शन ए सूर्य कवि, उदय कवि, हास्य कवि या फिर मौलाना। तो आप सभी को पता है पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि कहा जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। उनका जन्म सोनीपत के जाटी कला गांव में हुआ था। 1903 में उनका जन्म हुआ और 1945 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। उनको दोस्तों जो पंडित लक्ष्मी चंद हैं, एक ऐसी शख्सियत थे जो अनपढ़ होते हुए भी आज के हमारी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को मजबूर कर गए कि वो उनके दिमाग के ऊपर शोध कार्य किया जाए। इतना यकीन नहीं होता कि इतना इंसान कैसे इतना नॉलेज हो सकता है। जो उनकी साहित्य रचना इतनी उच्च कोटि की थी, आज भी जो जो हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उन पर उनके दिमाग के ऊपर शोध कार्य किया गया। उनके नाम से सोनीपत के अटेरना गाँव में विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और दोस्तों जो यशपाल शर्मा है, जो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, उन्होंने उनके जीवन पर आधारित, उनकी बायोग्राफी पर आधारित एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है दादा लक्ष्मी। शायद कोरोना खत्म होते ही उसको सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इस मूवी ने कुछ प्राइज भी जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। और आपको कंप्लीट डेट याद रखनी है क्योंकि मैंने पहले वाले पेपरों के अंदर देखा है, उसके अंदर इतना भी दिया गया है 23 दिसंबर 1985, 31 दिसंबर 1985। तो आपको कंप्लीट डेट याद रखनी है। हरियाणा उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई वो हुई 22 दिसंबर 1985 को। साहित्य अकादमी जो एक स्थापना एक दूसरी भी है, जो एक साहित्य अकादमी भी आती है, उसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को। और उर्दू अकादमी के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर उर्दू साहित्य का पुरस्कार भी दिया जाता है। एक हाल ही पुरस्कार है वो उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। उसके अंदर 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था अल्ताफ हुसैन हाली को, जो उर्दू के एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। वो पानीपत के रहने वाले थे। कई जगह उनका जन्म भी पूछा गया। उनका जन्म हुआ था 1837 के अंदर और 1904 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने इन्हें शम्सुल उल उलेमा की उपाधि दी थी। बहुत बार पूछा गया है किस साहित्यकार को अंग्रेजों के द्वारा शम्सुल उल उलेमा की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी अल्ताफ हुसैन हाली को 1904 में। नेक्स्ट है आपका, गोंकेरूर खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए श्री मधुकांत, ऑप्शन बी श्री जगत राय, ऑप्शन सी श्री सुंदरदास और ऑप्शन डी है संत सूरदास। तो दोस्तों श्री मधुकांत के द्वारा लिखा गया था गोंकेरूर, जो एक बहुत ही फेमस उपन्यास रहा है। और उनका दूसरा उपन्यास भी आपसे जब पूछा जा सकता है वो था गांव की ओर। किसने लिखा गोंकेरूर और गांव की ओर, दोनों गै से स्टार्ट हैं दोस्तों। ये दोनों ही किसने लिखे? मधुकांत ने लिखे। श्री जगत राय जो दूसरे नंबर पर ऑप्शन में है, उनका भी बहुत पूछा जाता है। उन्होंने लिखा था संयुक्तव कौमुदी और आगम विलास। तीसरे नंबर पर है श्री सुंदरदास, उन्होंने भी लिखा है सुंदर सत्सई और सुंदर श्रृंगार। ये दोनों ही लिखे हैं सुंदरदास ने। इनके नाम के अंदर भी सुंदर है तो इनका याद करना तो आसान है। और संत सूरदास को तो आप सभी जानते ही होंगे। फरीदाबाद के सिही गांव में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, आचार्य वल्लभाचार्य और श्री रामदास जी। और सूरसागर साहित्य लहरी और सुरसावली इनकी प्रमुख रचनाएं थी। सॉरी फ्रेंड्स, जो संत सूरदास थे इनके गुरु के जो 2 नाम आते हैं, एक है आचार्य वल्लभाचार्य और दूसरे हैं दोस्तों संत हरिदास।
और ये अकबर के समकालीन थे। और जो मुख्यतः आपसे पूछे जाते हैं, कुछ और भी हैं जो मेन आपसे पूछे जाते हैं। एक मेन जो हर बार पूछा जाता है उपन्यास वो है झाड़ू फिरी, जो सभी को पता है किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने। दूसरा जो प्रथम सफल उपन्यासकार माना गया है वो माना गया है मोहन चोपड़ा को। एक कृष्ण बांछल का आपसे बार बार पूछा जाता है, वो था अमानत एक शहीद की। उस दूसरा एक बार एग्जाम के अंदर आया हेमराज निर्गम के उपन्यास हैं, वो आया था टूटते बंधन या फिर बसंत। फिर आएगा सीप का मोती, प्रतीक्षा, लाल बहादुर, जाल और मुक्ति। सारे के सारे ये हेमराज निर्गम के हैं। एक आपसे कृष्ण महादेव का भी पूछा गया है, वो अंधा सफर है। और दोस्तों मोहन चोपड़ा का टूटा हुआ आदमी और सुबह से पहले भी पूछे गए हैं। तो मेन उपन्यास और उपन्यासकार के नाम भी याद रखने हैं आपको, उपन्यासकार कौन थे और कौन उसके उपन्यास हैं। नेक्स्ट है आपका हरियाणा की राजधानी कौन सी है। देखिए कितना आसान पूछा है, बच्चे ऐसे सोचते हैं सारे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। तो सभी को पता है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ को 1952 में बसाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है और वो इस शहर की नींव रखने के लिए भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो खुद आए थे। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं। तो ये भी बहुत ही आसान पूछा है। हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब 7 जिले थे। वर्तमान के अंदर 22 जिले हैं। और सबसे लास्ट का जिला आपसे पूछा जाए वो है चरखी दादरी, जो भिवानी से अलग करके बनाया गया था, 2016 में बनाया था। नेक्स्ट देखिए हरियाणा दक्षिण पश्चिम में खालिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको हरियाणा का जो बाउंड्रीज है उनका बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हरियाणा की सीमाएं 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर पूछा है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है और राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में पूछा जाए तो पंजाब स्थित है। पंजाब के साथ भी हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। और हरियाणा के दक्षिण पूर्व में पूछा जाए तो दिल्ली है और दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले लगते हैं। और एक क्वेश्चन जो बार एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है। तो दोस्तों हरियाणा के पूर्व के अंदर यमुना नदी बहती है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बीचों बीच 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा है हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो सभी को आपको पता होना चाहिए हरियाणा का जो राजकीय पुष्प है वो कमल है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो वो पीपल होगा, जिसका साइंटिफिक नाम भी आ जाता है कई बार फिकस रेलिगियोसा। हरियाणा का राजकीय पुष्प आपसे यहाँ पर पूछा ही गया जो कमल है, जिसको साइंटिफिक अगर नाम आ जाए तो निलंबो नुसिफेरा भी कहा जाता है। और कमल है वो 2 प्रकार का होता है, एक लाल कमल और एक सफ़ेद कमल। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपसे इसका साइंटिफिक नाम पूछ लिया जाए तो वो होगा निलंबो नुसिफेरा। हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो ब्लैक फ्रैंकोलिन या फिर काला तीतर। राज्य के पशु पूछा जाए वो ब्लैक बक होगा। और दोस्तों राज्य के खेल अगर पूछा जाए तो वो हरियाणा का कुश्ती है। नेक्स्ट है आपका 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा में सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा की वर्तमान में जो सीटें हैं वो 90 हैं। अब आइए इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल पता होनी चाहिए। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब हमारे पास जो विधानसभा की सीटें थी वो 54 थी। 1967 के अंदर जस्ट 1 साल के बाद ही ये जो सीटें बढ़ाकर 81 कर दी गई और उसके 10 साल बाद 1977 के अंदर जो हरियाणा विधानसभा की सीटें हैं वो 90 कर दी गई थी। बहुत सारी बुक्स में 91 लिखा होता है, पहले हमारी जो सीटें थी वो 91 ही थी। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो चुनकर मेंबर जाते हैं वो 90 हैं। एक मेंबर है जो राज्य का राज्यपाल होता है, उस
उसके पास विधायी पावर होती है कि वह एक मेंबर को चुन सकता है। लेकिन हरियाणा के अंदर 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो मनोनीत सदस्य होता था राज्यपाल, अब उसकी सीट है वो खत्म कर दी गई है। राज्यसभा की सीटें आपसे पूछी जाए, 1966 के अंदर हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 4 थी, वर्तमान में राज्यसभा की सीटें हरियाणा में 5 हैं। लोकसभा की सीटें पूछी जाए, 1 नवंबर 1966 को 8 सीटें थी, 1967 में बढ़ाकर 9 कर दी गई और वर्तमान के अंदर हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं वो 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर गुजरती है? नदियों से भी एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। ऑप्शन देखिए, मारकंडा, महानदी, नर्मदा या फिर चंबल। यहाँ तो बहुत आसान है, आप सभी को पता है मारकंडा नदी हरियाणा में बहती है। मारकंडा जो नदी है हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और नेक्स्ट देखिए, जो महानदी ऑप्शन आपको दिया है वो छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के अंचल में बहने वाली नदी है। जो ऑप्शन डी पर चंबल है वो राजस्थान व मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। ऑप्शन सी पर जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश व गुजरात में बहती है। तो ये तीनों नदी दोस्तों हरियाणा की नहीं है। हरियाणा में बहने वाली जो नदी है वो मारकंडा नदी है। और ये मारकंडा नदी से जो अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो देखो हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास से शिवालिक की पहाड़ियों से निकली, अंबाला में इसने प्रवेश किया कुरुक्षेत्र के पास से, और कुरुक्षेत्र में दोस्तों सनेसा झील के अंदर प्रवेश करती है। कैथल के समीप ये घग्गर नदी में मिल जाती है। और कई बार आपसे मारकंडा नदी का दूसरा नाम भी पूछा जाता है। मारकंडा नदी का दूसरा नाम अरुणा नदी है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में खोल ही रैतान है? रायतान लिखा हुआ है यहाँ पर, बुक्स के अंदर खोल ही रैतान दिया होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, झज्जर, पंचकूला, रेवाड़ी या फिर कुरुक्षेत्र। खोल ही रैतान जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पंचकूला के अंदर है और इसकी स्थापना 10 दिसंबर 2004 को की गई थी। इनकी स्थापना जरूर याद करना दोस्तों, अब HSSC डिटेल से पूछने लग गई है। पहले सिर्फ ये पूछा जाता था कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है या वहाँ पर क्या चीज़ प्रसिद्ध है, लेकिन अब बहुत डिटेल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो खोल ही रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य है ये पंचकूला में है, 10 दिसंबर 2004 को स्थापित किया गया। कुरुक्षेत्र के अंदर छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, रेवाड़ी के अंदर नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है और झज्जर के अंदर भिंडावास और खापड़वास जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? वैसे तो हरियाणा के अंदर सारी ही फसलें होती हैं। ऑप्शन दिया है गेहूं, चावल, गन्ना या फिर मक्का। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर गेहूं का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं की फसल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। पूरे भारत में देखा जाए तो गेहूं के उत्पादन में हरियाणा चौथे नंबर पर है। और वैसे देखा जाए तो दोस्तों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हरियाणा जो है भारत में दूसरे नंबर पर जो गेहूं का उत्पादन करता है, क्योंकि हरियाणा का क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन गेहूं का उत्पादन है जो दूसरे नंबर पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक लीडर हरियाणा से नहीं है? थोड़ा सा राजनीति में भी इंटरेस्ट बनाइए क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन भी आने लग गए हैं। भजन लाल, श्रीमती शैलजा कुमारी, श्री रणदीप सुरजेवाला या फिर श्री जसवंत सिंह। तो श्री भजन लाल, शैलजा कुमारी और रणदीप सुरजेवाला ये तीनों ही हरियाणा के नेता हैं, लेकिन श्री जसवंत सिंह हैं ये जो बीजेपी के नेता होते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये मंत्री होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इनका बार बार नाम आता था। तो श्री जसवंत सिंह जो ऑप्शन डी पर है वो हरियाणा के नेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस विधा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए सूर सम्मान, कविराज, उदय कवि या राष्ट्र कवि। तो दोस्तों जो सूर सम्मान है वो साहित्य
साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो बहुत अच्छा साहित्य रचना करते हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर दिया जाता है। और सूर सम्मान का जो नाम बदला, पहले इसका नाम सूर पुरस्कार होता था, उसका नाम बदलकर 22 मई 2016 को किया गया था सूर सम्मान। इसके अंदर 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो अब सूरदास से रिलेटेड बार बार रिपीट होते भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। संत सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सीही गांव में हुआ था, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम आता है, एक गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था और दूसरे गुरु का नाम संत हरिदास था। इनकी 3 मुख्य रचनाएं भी आपसे बार बार पूछी जाती हैं, वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। आगे हमारे पास कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आए हैं। आपसे BIT बिट की फुल फॉर्म पूछी है। तो दोस्तों इन्होंने कहा बिट का जो निम्न में संक्षिप्त नाम क्या है, वो बिट को हम जो अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो वो क्या होती है, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर का ही, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो GUI जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ध्यान रखना GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए डॉस, विंडोज, लिनक्स या फिर जो फेडोरा। तो दोस्तों जो डॉस है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल या फिर जॉयस्टिक। तो दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी हैं, लाइट पेन भी होता है, ट्रैक बॉल भी होती है, जॉयस्टिक भी होती है, लेकिन जो स्कैनर है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर जो क्वेश्चन है, TCP/IP किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट से जुड़ने के लिए, दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करने के लिए, भविष्य में उपयोग के लिए, स्मृति में रखने के लिए या फिर ईमेल भेजने के लिए। तो आपको IP एड्रेस तो पता ही होगा, वो चाहे कोई भी आपकी डिवाइस है, चाहे आप लैपटॉप है, फ़ोन है, इनका एक IP एड्रेस होता है। तो जो TCP और IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है वो इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है। अब कुछ साइंस के क्वेश्चन देखिए। जब एक कार एक क्षैतिज घुमावदार सड़क पर चलती है तो कार के व्यक्तियों को कार के दरवाजे को बाहर की तरफ खींचा जाता है, तो यह बल क्या कहलाता है। आपको कई बार लगता है ना, जब कोई मोड़ आता है तो आपको ऐसे लगता है कि हम बाहर की तरफ हमारा झुकाव हो रहा है, कि जो खिड़की है उसकी तरफ हमारा झुकाव हो रहा है, तो उस बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल, घूर्णी बल, केंद्राभिमुख बल या फिर अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों इसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अगर हमारा खिंचाव बाहर की तरफ होगा तो अभिकेंद्रीय बल होगा, और अंदर की तरफ खिंचाव होगा तो उसको अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। नेक्स्ट है साइंस का ही क्वेश्चन है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा खालिस्तान होती है। आपने इनके चित्र बने तो देखे होंगे दोस्तों, उनके चारों तरफ सर्कल सर्कल बना दिए जाते हैं, जहां हमें वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जहां पर हम चित्र देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है एक इलेक्ट्रॉन, तो या तो जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है। दोनों ही केस हो सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में कूदता है तो या तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो कंज्यूम होगी या फिर वहाँ जो एनर्जी है वो जो प्रोड्यूस होती है या तो उत्सर्जित होगी या फिर अवशोषित होती है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से क्या एक वनस्पति कोशिका में केंद्रीय रिक्तता की भूमिका नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपके वनस्पति रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनसे आया है। ऑप्शन ए ये पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। ऑप्शन बी ये अपशिष्ट को तोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन सी ये पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के लिए एक भंडारण क्षेत्र है। और ऑप्शन डी है यह कोशिका को आकार देने में मदद करता है। तो दोस्तों जो
केंद्रीय रिक्तता की भूमिका नहीं होती है, वो होती है ये पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। ऐसा जो केंद्रीय कोशिका है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। ये जो ऑप्शन बी सी डी है ये केंद्रीय रिक्तता की भूमिका है, लेकिन ये पौधे के लिए है, वो भोजन को तैयार नहीं करती है। तो दोस्तों जो आफ्टरनून सेशन का है इतने ही क्वेश्चन आपके काम के थे, बाकी के क्वेश्चन वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। आइए अब आपको जो मॉर्निंग सेशन का मैंने पहले वाला इससे जो पेपर करवाया था उसके कुछ साइंस के क्वेश्चन रह गए थे, आइए वो करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन आया था एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई खाली स्थान है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ऊष्मा की इकाई जूल होती है, जो आपको ऑप्शन ए पर दिया गया है, और कई बार इनके सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं। तो जूल को जे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मा की इकाई होगी जूल, जिसका सिंबल होता है जे। ऑप्शन बी पर आपको केल्विन दिया है। केल्विन किसकी इकाई होती है, केल्विन ताप की इकाई होती है, जिसको के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैंडेला जो होती है वो ज्योति तीव्रता की इकाई है, जिसको CD सिंबल होता है इसका। और जो मोल होती है वो पदार्थ के परिमाण होता है उसकी इकाई होती है, और इसका सिंबल भी MOL अर्थात मोल ही होता है। अगेन रिपीटिंग, ऊष्मा की इकाई जूल होती है जिसका सिंबल J होगा। केल्विन ताप की इकाई होती है, इसका सिंबल K होता है। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होती है, जिसको CD लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और मोल जो होती है वो पदार्थ के परिमाण की इकाई होती है, और इसको मोल के द्वारा ही संकेत जो इसका होता है वो MOL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक प्रतिक्रिया जब एक अम्लीय नमक बनाने के लिए सार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातक, या फिर ऑप्शन डी है विफल करना। तो दोस्तों जब एक अम्लीय नमक बनाने के लिए सार के साथ प्रतिक्रिया किया जाता है तो उसको कहा जाता है विफल करना। क्या कहा जाता है, विफल करना। अब आपके दूसरे ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑक्सीकरण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं रसायन को, इलेक्ट्रॉन लेने वाले रसायन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। जो ऑप्शन सी पर ऊर्ध्वपातक है, जिसमें कोई पदार्थ ठोस रूप से सीधे गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पहले वो पदार्थ ठोस रूप में होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करते हो तो सीधा गैस रूप में ही तब्दील हो जाता है। जो कपूर होता है पहले ठोस रूप में होता है, लेकिन आप जैसे ही उसको आग लगाते हो तो वो बिल्कुल गैस में तब्दील हो जाता है। और जो ऑप्शन बी पर है फ्रेंड्स अपचयन, वो क्या होता है, अपचयन होता है एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी अन्य रसायन को देता है, या फिर जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन या फिर हाइड्रोजन का संयोग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। ध्यान से देखना दोस्तों, अपचयन दोबारा देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी अन्य रसायन को दिए जाते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन का जो निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का यहाँ पर संयोग होता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, वो है निम्नलिखित में से कौन पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। वो है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर क्लोरोफिल। तो दोस्तों पानी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है, जो पत्ते में हरे रंग का कारण होता है जिसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोला जाता है। लेकिन ऑक्सीजन जब पौधे खाना बना रहे होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बाकी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इन पेपर्स के अंदर से आपके काम का इतना ही था। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।